सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स पे ये सेकंड वीडियो है मेरा। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि हमारा जो ब्रेन है रफली इसका ऐसा होता है स्ट्रक्चर। सो दिस इज़ द फ्रंटल पार्ट, टेम्पोरल, पेरिटल एंड लास्ट में होता है ऑक्सीपिटल। तो ये जो फ्रंटल पार्ट है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस। तो जो भी आप किंतु परंतु इफ बट करते हैं वो इस पार्ट से करते हैं। मतलब जब आप किंतु परंतु कर रहे हैं तो ब्रेन का जो फ्रंटल पार्ट है वो एक्टिव है। इसको आप ईईजी की एक टेक्निक होती है, इस टेक्निक के थ्रू ब्रेन के जो न्यूरल पैटर्न्स हैं उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। न्यूरोनल कंसंट्रेशन दिखाई देती है इसमें। तो जब आप किंतु परंतु करते हैं तो फ्रंट पार्ट आपका एक्टिव हो जाता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस, जबकि बाकी के जो पार्ट्स हैं वो मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो जब आप मेमोरी यूज़ करेंगे तो ये वाले पार्ट्स आपके एक्टिव हो जाएंगे। तो इसका एक यूज़ आपको बताता हूँ, लाई डिटेक्टर टेस्ट या नार्को टेस्ट जिसको कहते हैं, उसमें ये यूज़ होता है। क्योंकि जब हम झूठ बोलेंगे तो हम एनालिसिस करेंगे, देखेंगे सिचुएशंस के हिसाब से क्या बात की जाए जिससे हम सुख हमें प्राप्त हो, हमें कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो। क्योंकि झूठ हम बोलते हैं दुखों से बचने के लिए, सच बोलोगे तो दुख सहना पड़ेगा। तो दुख से बचने के लिए ही हम झूठ बोलते हैं। तो जब हम झूठ बोलते हैं तो एनालिसिस वाला पार्ट हम यूज़ करेंगे, मैनिपुलेशंस करेंगे। तो ईईजी के थ्रू अगर हम देखें तो ब्रेन का जो फ्रंटल पार्ट है उसमें न्यूरल एक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो जो डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। या इसका दूसरा मैकेनिज्म है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो आपको डर लगेगा, बेचैनी होगी, नेगेटिव रिएक्शंस आप में आएंगे। तो आपका बीपी फ्लक्चुएट करेगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी एकदम से। तो हार्ट बीट को मेजर करने के लिए अगर आप एक डिवाइस यूज़ करें तो आप बता सकते हैं कि आप कोई बंदा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। सो दीज आर द न्यूरल पैटर्न्स जो कि प्रैक्टिकल लेवल पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। दीज आर इम्प्लीमेंटेड एट द प्रैक्टिकल लेवल। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट आपसे बात करूँगा कि जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ब्रेन के, दे ऑपरेट एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। तो ऐसा मान लीजिए कि ये जो फ्रंटल पार्ट है ये मान लीजिए अलग फ्रीक्वेंसी, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि 100 मेगाहर्ट्ज़ पे ये ऑपरेट होता है। मेमोरी जो है, मेमोरी मान लीजिए ये जो मेमोरी के लिए लोब्स रिस्पॉन्सिबल है, पेरिटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल, ये मान लीजिए कि 150 से 200 मेगाहर्ट्ज़ पे ऑपरेट होते हैं। तो जो शार्प स्टूडेंट है वो सीख लेता है कि ये जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करना सीख लेता है। मतलब वो अपने ब्रेन के अलग अलग पार्ट को एक्टिव करना सीख लेता है। वो ये जान लेता है कि कब मेरे को एनालिसिस करनी है, कब मेरे को मेमोरी यूज़ करनी है, और इन सब को यूज़ करके वो एक पैटर्न बनाना सीख लेता है। और उस पैटर्न को यूज़ करके वो आंसर निकालना सीख लेता है किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये अपने क्वेश्चन से आंसर तक पहुंचने के लिए आपको एक पैटर्न, एक एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ेगी। अगर वो एल्गोरिथम आप जानते हैं तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, और यदि एल्गोरिथम नहीं जानते तो आप आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो सारा जो खेल है वो इन माइंड ब्रेन एल्गोरिथम्स का है, इन पैटर्न्स का है। इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। मान लीजिए एक रोटेशन का क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लीजिए आपको दे रखा है कोई रिजिड बॉडी है, ये इसका सेंटर हो गया, ये ग्राउंड पे रखा हुआ है। तो हम इससे, इसके सेंटर से h हाइट पे एक फोर्स लगाते हैं। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि इसमें जो ग्राउंड पे फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कितना एक्ट करेगा। दिस इज द क्वेश्चन। तो टॉपर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, उसने अपने अंदर एक पैटर्न डेवलप कर लिया होगा। तो उस पैटर्न में एक आउटपुट आता है, इसका जो फ्रिक्शन है उसका वैल्यू होता है एफ एच बाई आर माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर।
तो जो टॉपर स्टूडेंट है वो डायरेक्टली इस रिजल्ट को रिकॉइल करने में सक्षम होगा, वो तुरंत इस रिजल्ट तक पहुंच जाएगा उसका माइंड, और यहाँ से वो आंसर फेच कर पाएगा कि ये आंसर है, और चारों में से जो भी आंसर होगा वो आंसर लिख पाएगा। एक बात, अब इसी का यूज़ करके मान लीजिए हाइट दे रखा है आपको r/2, तो अगर इस फॉर्मूले को आप यहाँ इक्वेशन में डाल दें तो डायरेक्टली आप आंसर बता पाएंगे कि फ्रिक्शन इतना होगा। सो दिस इज़ हाउ एक टॉपर स्टूडेंट जो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करता है, क्योंकि उसको कुछ रिजल्ट्स वो मेमोरी से एक्सेस कर सकता है फास्ट, तभी वो इतना जल्दी उसको सॉल्व कर सकता है। तो ये तो है जो टॉपर स्टूडेंट है, जो देखते ही 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, तो उसका ब्रेन इसलिए शार्प है क्योंकि वो डायरेक्टली आंसर वाला जो मेमोरी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, इस वजह से वो इतना फास्ट होता है। अब यहीं पे दूसरे बच्चे का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक एवरेज स्टूडेंट है जिसके एवरेज मार्क्स आते हैं, तो वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट रिजल्ट फैच नहीं कर पाएगा, वो यहाँ पे सोचेगा। तो वो यहाँ से मान लीजिए फोर्स F लगा, ये कुछ हाइट h है, तो वो देखेगा कि मान लीजिए इसका एक्सेलेरेशन कुछ a आया और ये इसके अबाउट रोटेट करके अल्फा एक्सेलेरेशन से, यहाँ पे कंडीशन है प्योर रोलिंग की, तो एक कंडीशन आ जाएगी a इज़ इक्वल टू r अल्फा, फिर ये फ्रिक्शन लगा, तो फिर वो इक्वेशन यूज़ करेगा कि F प्लस एफ एस इज इक्वल टू m इंटू ए, और a को r अल्फा लिखेगा तो m, मतलब एक इक्वेशन ये आ गई। फिर वो टॉर्क इक्वेशन लिखेगा कि F इंटू एच माइनस एफ एस इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा को लिखेगा a/r। तो ये तीनों इक्वेशन हैं, वो इसको सॉल्व करने में लगा रहेगा, उसमें 3-4 मिनट लग जाएंगे। खैर फाइनली वो इसको कैलकुलेट कर पाएगा, और फाइनली आफ्टर कैलकुलेशंस वो रिजल्ट तक पहुंच पाएगा इन इक्वेशंस को यूज़ करके, दैट एफ एस इज इक्वल टू एफ h/r माइनस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो ये आपने देखा, मैंने 2 डिफरेंट एल्गोरिथम्स यूज़ किए। फर्स्ट एल्गोरिथम में मैंने डायरेक्ट मेमोरी, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सेस किया, तो फास्टेस्ट तरीके से मैं उसको कर पाया, तो स्पीड मेरा थोड़ा सा बढ़ गया, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। सेकंड अप्रोच में मैंने एक पूरे सिस्टम से यूज़ किया, ज़ीरो लेवल से जिसको कहते हैं, इक्वेशंस वगैरह बनाई, उनको सॉल्व किया, और उससे मैं आंसर तक पहुंचा। हालांकि आंसर सेम ही है, बट ये वाले प्रोसेस में मेरे को लगभग 2 से 3 मिनट लगेंगे, और क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत ज़्यादा हैं, कैलकुलेशंस हैं, तो गलती के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो प्रोबेबिलिटी है कि 99% स्टूडेंट इसमें कुछ गलती कर देंगे, और यहाँ तक केवल 1% बच्चे पहुँच पाएंगे सही, क्योंकि बीच में गलती होने के चांसेस हैं। तो जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इन कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, इसलिए वो सिंपल एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। वो मान लीजिए कुछ भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो उसमें से ये देख लेते हैं कि इसमें से काम की क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ मैं याद करूं जिससे मेरे क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाए। क्योंकि अगर आप ज़ीरो लेवल से बात करेंगे तो स्टेप्स हैं, उसके स्टेप्स में समय ज़्यादा लगेगा, एरर होने के चांसेस हैं, गलती के चांसेस हैं, और प्रोबेबिलिटी है कि आप उस तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एनर्जी में फ्लक्चुएशंस आपको फील होगा। तो जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो एल्गोरिथम्स की एफिशिएंसी पे वर्क करते हैं। वो देखते हैं कि यार मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर लाना है, मेरे पास 4 एल्गोरिथम्स हैं, तो इनमें से बेस्ट कौन सा है जिसमें मिनिमम एनर्जी और मिनिमम टाइम यूज़ करके मैं अपना आंसर लेके आ पाऊँ। सो दिस इज़ हाउ देयर माइंड ब्रेन सिस्टम वर्क्स। और बाकी आपको पता ही होगा कि केवल आंसर, जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ओनली आंसर मैटर्स, कि आंसर आप कैसे ला पाते, सही आंसर, ऑब्वियसली गलत आंसर का कोई मैथ्यू नहीं है। तो अगर ज़रूरत पड़े, अगर आवश्यकता हो और आपको चूज़ करना हो, तो वही एल्गोरिथम चूज़ करें जिससे आप आंसर तक सबसे फास्ट और सबसे मिनिमम एफर्ट्स तक आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। क्योंकि अगर एफर्ट्स आपके ज़्यादा होंगे तो एनर्जी वेस्ट होगा, कैलकुलेशंस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, विचार आएंगे, गलती के चांसेस होंगे, मल्टीपल प्रोसेसेस आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो वही एल्गोरिथम यूज़ करें जो फास्ट हो और जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। सो ये एक क्राइटेरिया है कि जिससे आप अपने एल्गोरिथम्स को बेहतर बना सकते हैं। और ये चीज़ एक दिन में डेवलप नहीं होती। जब आप क्वेश्चन पे काम करेंगे तो अलग अलग तरीके से आप सोचेंगे, अलग अलग तरीके से ब्रेन वर्क करेगा। सो उसमें आपको पेशेंस की भी ज़रूरत पड़ती है।
कि पेशेंस आप रखें थोड़ा सा, और अपने काम को थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करके चलें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।